अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है, आज की लैब में हम लोगों ने क्या करना है, कुछ कमांड्स हैं जो हम लोगों ने सीखनी है। ठीक है, पहले आप लोग अपनी फाइल्स देख लेंगे। आपके पास ऐसी फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हों, कुछ लाइन्स हों। ठीक है, लाइक मेरे पास ये मुस्लिमा की एक फ़ाइल है ना, इसके अंदर भी कुछ लाइन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, यानी कि आपके पास टर्मिनल के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसकी फ़ाइल के अंदर कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए, खाली फ़ाइल ना हो। दूसरा, हमने कैल की कमांड यूज़ करनी है, कैलेंडर के साथ हम लोगों ने इसको देखना है। ठीक है, तो जिस तरह से मुस्लिमा की फ़ाइल अब मैंने ओपन किया तो देखिए इसके अंदर कुछ ना कुछ लाइन्स हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्ड काउंट क्या करेगा कि प्रिंट करेगा और काउंट करेगा जितने भी वर्ड्स होंगे ना और जितनी भी बाइट्स होंगी हर ईच इनपुट के लिए, वो आपको फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वर्ड्स और कैरेक्टर्स वो काउंट करके आपको रिजल्ट में दे देगा। ठीक है, इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं WC की कमांड होती है। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लिया करें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, फिर इसके बाद CD चेंज डायरेक्टरी करके आप डेस्कटॉप पे आ जाएं, जहाँ भी आप हैं आप डेस्कटॉप पे आ जाएं ताकि आपका काम आपको नज़र आए। ठीक है, इसके बाद आप WC की जो कमांड है उसको यूज़ करेंगे फॉर काउंटिंग द करेक्टर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए WC मुस्लिमा मैंने लिखा तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर है ये 9964। पहला कॉलम जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, लाइन नंबर को शो कर रहा है। दूसरा कॉलम वर्ड्स को शो कर रहा है और तीसरा कॉलम करेक्टर्स को शो कर रहा है। ठीक है, 9964। ये देखें, ये मेरे पास जो है इसमें 9 लाइन्स थी। ठीक है, यहाँ पर ये 9 लाइन्स आ गई और एक एक मैंने वर्ड लिखा है तो वो एक एक वर्ड काउंट हो रहा है, इसलिए 9 वर्ड्स हैं और 64 टोटल करेक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। फिर हम अगर इसके साथ कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास कैरेक्टर प्रिंट हो या सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास लाइन प्रिंट हो, तो उसके लिए हम -C का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, टेस्ट डॉट टेक्स्ट तो कोई फ़ाइल ही नहीं थी इसलिए वो एरर दे रहा है, तो उसी फ़ाइल को ही मैं ले लेती हूँ, मुस्लिमा को ही, जो मेरे पास फ़ाइल थी। ठीक है, उसी को हम लोग ले लेंगे और -C क्या करेगा, प्रिंट करेगा ओनली नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। ठीक है, -C सिर्फ नंबर ऑफ करेक्टर्स, C फॉर करेक्टर्स। और दूसरा, अगर हम लोग चाह रहे हैं सिर्फ लाइन नंबर, देखें मेरे पास सिर्फ करेक्टर्स 64 करेक्टर्स थे उस फाइल के अंदर, वो मेरे पास शो हो गए, बाकी सारे वो नहीं बता रहा मैं, यानी कि आप लिमिट कर रहे हैं ना अपनी सर्च को। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ लाइन नंबर आपके पास शो हो तो -L आप लोग लिखेंगे और ये सिर्फ लाइन नंबर आ गया आपके पास। ठीक है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ इधर से। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ वर्ड्स आप लोग के पास आएँ तो आप जो है -W आप लोग लिखेंगे तो वो सिर्फ नंबर ऑफ़ वर्ड्स, क्योंकि लाइन नंबर और वर्ड्स नंबर सेम ही थे तो इसलिए आपके पास दोनों के रिजल्ट में 9 ही आ रहा है। ठीक हो गया, प्रिंट ओनली लॉन्गेस्ट लाइन कैरेक्टर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर जो सबसे लंबी लाइन है ना वो आपके पास उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको शो हो जाएं, तो जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर लाइन नंबर 3 में सबसे लंबी लाइन है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स जो है ना मेरे पास रिजल्ट के तौर पर आ जाएंगे। जब मैं ये फाइल, इस कमांड को जब मैं रन करूँगी तो इसी के जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे पास रन होके आ जाएंगे। देखिए ये 10 है, उस सबसे जो बड़ी लाइन थी उसके अंदर 10 कैरेक्टर्स थे टोटल। ये देखें, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो कैल की कमांड है। कैल कमांड क्या करेगी, कैलेंडर के लिए यूज़ होता है कैल। आप जैसे मैंने सिर्फ कैल लिखा और एंटर किया तो ये कैलेंडर आ गया मेरे पास, ये सारा कैलेंडर की डिटेल आ गई है, जो भी 2021 है 6, कल मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया था तो वो डेट वहीं मेरे पास आ गई। ये ना मैं कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अभी मैं करूँगी आगे। कीवर्ड्स यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, कीवर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट, अगर आप जिस तरह से मैंने एन का कीवर्ड यूज़ किया कैल के पहले, तो ये मेरे पास जो वीक डेज थे ना वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख के आ गए। पहले वो मेरे पास ऊपर आ रहे थे, अब मेरे पास साइड पे आ रहे हैं, कॉलम की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी सर्च को लिमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको आप कस्टमाइज़ करके देखना चाह रहे हैं जिस तरह से अभी आपने पूछा है, तो वांट टू सी स्पेसिफिक ईयर, अगर आप किसी स्पेसिफिक ईयर को देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड होगी वो कैल, जो भी ईयर की आप देखना चाह रहे हैं कैलेंडर, उस ईयर का नाम लिख दोगे।
अगर आप किसी स्पेसिफिक ईयर को देखना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक ईयर, तो उसका कैलेंडर देखना चाह रहे हैं, तो आप कैल लिख के उस ईयर का नाम लिखेंगे और नीचे ये देखें सारा मेरे पास आ गया है, उधर भी चल रही है ये स्क्रीन मेरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये क्या करेगा, शो ऑल द मंथ्स इन 2016 ईयर इन फॉर्मेटेड फॉर्म। अगर आप कोई स्पेसिफिक मंथ देखना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ईयर का स्पेसिफिक मंथ देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होगी वो हम क्या करेंगे, फिर सिंपल आप लोग उस मंथ का नाम लिखेंगे और उस ईयर का नाम लिखोगे। पहले उस मंथ का नाम लिखोगे, कैल के आगे उस मंथ का नाम लिखोगे और फिर उसके ईयर का नाम लिखोगे। लाइक 1 जो है जनवरी का मंथ होता है और आगे 2015 जो है वो ईयर का नाम है। तो इस तरीके से कैल 1 2015 हम लिखेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक मंथ का जो है उसी तरह, ठीक है। इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास प्रीवियस मंथ की, नेक्स्ट मंथ की और जो करंट मंथ है वो आपको सिर्फ शो हो जाए, तो उसके लिए हम -3 का कीवर्ड यूज़ करते हैं कैल के साथ, जो कि सिर्फ आपको प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट मंथ की जो होगी ना आउटपुट दे देगा। ये देखें मैंने कैल -3 लिखा था तो ये मेरे पास 3 मंथ्स का कैलेंडर आ गया, ठीक है। वीडियो चल रही है ना इधर सामने, वो देखें। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट मंथ आपके पास शो हो, तो आप कैल के साथ -1 लिखेंगे तो आपको करंट मंथ का जो कैलेंडर है वो शो हो जाएगा। हाँ जी, वो भी सेम, ठीक है। इसके बाद जो अगली हम लोगों के पास कमांड है, एट अ टाइम रन हो, यानी कि मल्टीपल जो कमांड्स होती हैं उनको आप इकट्ठे रन करना चाह रहे हैं, लाइक PWD और LS को आप इकट्ठे रन करना चाह रहे हैं, तो सेमी कॉलन आप यूज़ करेंगे बीच में, ठीक है। सेमी कॉलन क्या करेगा, सारी की सारी कमांड्स को इकट्ठे रन कर लेगा, ठीक है। LS पहले इसमें रन होगी, लाइक मैंने LS और सेमी कॉलन लिखा और PWD लिखा, तो पहले LS रन होगी, LS का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद PWD का जो रिजल्ट है वो नीचे देखे पाथ दिया हुआ है इसके, तो पहले एक कमांड रन होगी, फिर दूसरी कमांड रन होगी। इसी तरह से आप 6 कमांड्स भी सेमी कॉलन के साथ इकट्ठे लिख सकते हो, इकट्ठे रन हो जाएंगे 1 बाय 1 सीक्वेंस में। और सेमी कॉलन क्या करेगा, चाहे आपके बीच में कोई कमांड रन नहीं भी हो रही, कोई एरर आ रहा है, कोई मतलब एग्जीक्यूट नहीं भी हो रही, तो दूसरी कमांड को वो रन जरूर करेगा, यानी कि तमाम कमांड्स को वो रन करेगा चाहे उसके रिजल्ट में एरर भी आए, ठीक है। लाइक इस तरह से मैंने देखे यहाँ डेट लिखा, कैल लिखा, फिर PWD लिखा, तो तीनों कमांड्स 1 बाय 1 रन हो गई। आउटपुट में हम देख सकते हैं आंसर सारा। इसके बाद अगर आप दूसरा जो हमारे पास कीवर्ड होता है वो एंड का कीवर्ड होता है। 7 जो होता है ना हमारे कीबोर्ड में, 7 के ऊपर एंड बना हुआ होता है। मेरे पास तो 7 के ऊपर है, आपका मुझे नहीं पता। तो 7 के ऊपर ही ये कीवर्ड बना हुआ होता है। आपने क्या करना है कि जब ये सेमी कॉलन, क्योंकि सारी की सारी कमांड्स को रन करेगा, चाहे कोई कमांड बीच में रन नहीं भी हो रही, वो अगली कमांड को स्टॉप नहीं करेगा रन होने से, वो अगली कमांड पे चला जाएगा, उससे अगली पे चला जाएगा। जो रन नहीं होंगी रिजल्ट में दे देगा कि एरर है, जो रन हो रही हैं उनको वो करता जाएगा, ठीक है। लेकिन एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सेमीकोलन का ही काम करता है एंड, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो स्टॉप हो जाएगा जहां पर एरर आएगा, आगे वाली कमांड नहीं वो रन करेगा। अगर आप होगी, अगर आपका कोई बीच में एरर आ रहा है तो वो एरर जो है वो वहीं पर स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को, आगे रन नहीं होगा। बिल्कुल, सारी आप सारी कमांड्स इकट्ठे रन कर सकते हैं। जिस तरह से आप पहले एक एक करके रन करते हो, आप सेमीकोलन यूज करके सारी कमांड्स यूज कर। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास जो अगली चीज आ रही है वो है, हाँ जी, एंड की कमांड से आप देखें ये LS लिखा मैंने, इसके बाद एंड का ऑपरेटर यूज किया और PWD लिख दिया।
इसके बाद ये देखें मेरे पास ये रन हुई है, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं था तो दोनों कमांड्स आराम से रन हो गई हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये कैल जो है, कैल का जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है लिनक्स केस सेंसिटिव होती है, कैपिटल लेटर में कैल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दे रहा है। तो इसी तरह अगर मैंने कैल आखिर में लिखा था तो पहले ही दोनों कमांड्स रन हो गई थी, अब मैंने बीच में लिख रही हूँ कैल को और बाद में एक और कमांड लिख रही हूँ PWD की, तो आप देखेंगे रिजल्ट में कैल तक रन होगा, इसके बाद PWD की कमांड नहीं रन हुई। LS भी हुई, कैल भी हुई, लेकिन PWD की कमांड का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि कैल ने स्टॉप, एंड जो ऑपरेटर है ना वो स्टॉप कर देगा आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को, जहां पर आपके पास एरर आएगा ना वो आगे एग्जीक्यूट करना छोड़ देगा। सही हो गया। यू कैन सी PWD वाज नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यू टू द प्रीवियस एरर। ठीक है, ये नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को साथ साथ समझा रही हूँ। अब अगला जो हमारे पास ऑपरेटर है वो और की कमांड का है। ठीक है, और क्या करता है, LS की कमांड आपकी लगेगी, इसके बाद आपके पास और का ऑपरेटर होगा, फिर आप PWD लिखेंगे, यानी कि अगर आपके पास एक कमांड रन हो गई है ना, दूसरी कमांड रन नहीं होगी। अगर एक पहली कमांड रन नहीं हुई तो फिर दूसरी होगी। ठीक है, और जो है वो इनमें से कोई एक कमांड रन करेगा, अगर पहली कमांड रन हो गई तो दूसरी पे नहीं जाएगा, अगर दूसरी कमांड रन होगी तो तीसरी पे नहीं जाएगा। सही है, या फिर अगर पहली भी रन ना हुई दूसरी हो गई तो फिर नहीं तीसरी पे जाएगा, अगर पहली भी ना हुई रन दूसरी कमांड भी ना रन हुई फिर तीसरी पे जाएगा। और ऑपरेटर है ना, और का कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों को, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। लाइक अब देखें LS और लगाया, इसके बाद PWD, LS का रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ गया, और क्या करेगा, PWD नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी LS की कमांड रन हो चुकी है। जब LS की कमांड रन नहीं होगी, लाइक मैं LS को कैपिटल लिख, ये क्या करता है, शेल जो है वो इंटरप्रेट करता है कमांड्स ऑफ यूजर्स विच आर आइदर डायरेक्टली इंटरप्रेटेड बाय द यूजर और विच कैन बी रीड फ्रॉम फाइल कॉल्ड द शेल स्क्रिप्ट। आपकी जो शेल स्क्रिप्ट होती है उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो फाइल से इंटरप्रेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी कि आपकी फाइल को समझ के उसको रन कर रहा होता है। शेल का काम क्या होता है, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको आपका जो प्रोग्राम है उसको कंपाइलिंग इसमें नहीं होती।
ठीक है। इसमें क्या होता है, वो आपका प्रोग्राम समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको रीड करेगा और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके टर्मिनल को दे देगा कि जी इसको इसके अंदर ये कमांड है, इसको रन करें और इसको इनको इस तरह की आउटपुट दे दें कि ये बोल रहे हैं, इसमें 8-10 कमांड्स हैं, 15-20 लाइन्स हैं, उसमें ये कमांड्स हैं। वो जो एरर होगा वो उस कमांड के आगे लिख देंगे और बाकी आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। शेल स्क्रिप्ट्स आर इंटरप्रेटेड, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा, आपका जो स्क्रिप्ट है उसको इंटरप्रेट करेगा, बट नॉट कंपाइल्ड। लाइक सीपीपी फाइल्स जो होती हैं आपकी C++ फाइल्स, वो पहले कंपाइल होती है देन वो रन होती है, लेकिन ये आपकी कंपाइल नहीं होगा, ये डायरेक्टली रन होगा। ये सिर्फ इंटरप्रेटर का काम करेगा। इसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अच्छा सा एडिटर आपके पास होना चाहिए। मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो किया हुआ है अपने पास, आप लोग भी अपने पास कर लें विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, वो आप लोग कर लें, वो बहुत अच्छा इंटरप्रेटर है, उसमें आपको जो स्क्रिप्ट है वो लिखने में ज़रा आसानी हो जाएगी, तो आप लोग वो यूज़ कर लें। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, बहुत सारी टाइप्स के आपके पास शेल्स होते हैं, तो आप सबसे पहले कैट लिखकर ETC लिखकर शेल स्लैश के साथ आप लोग चेक कर लें कि आपका जो सिस्टम है वो कौन कौन से शेल्स को सपोर्ट करता है। अब जैसे ये बिन SH का सबसे पहला शेल है, फिर इसके बाद आपके पास बैश है, हम जो है वो बैश को करेंगे यूज़। बैश के साथ हम लोगों ने जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो लिखने हैं। SH जो है ये सबसे पहला, सबसे स्टार्ट में जो हमारे पास होता था ना शेल, जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते थे, ये था। लेकिन बैश जो है इसका लेटेस्ट और इम्प्रूव वर्जन है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब बैश के साथ हम लोगों ने, ठीक है, बैश जो है हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैश है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए जो कमांड होती है, हमने लास्ट लैब में भी पढ़ी थी, विच बैश के नाम से हम लोग जो है वो कमांड यूज़ करते हैं, विच बैश फॉर पाथ और लोकेशन। आ जाएगा, देन आप लोगों ने क्या करना है, आपने उस पाथ को अच्छे से याद कर लेना कि बैश का जो पाथ है ना वो, क्योंकि आपने हर उसमें आपने वो पाथ यूज़ करना है। जब आपने अपने इंटरप्रेटर के अंदर स्क्रिप्ट लिखना है ना, वो पाथ आपको चाहिए होगा ताकि आपका बैश उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये वाली फाइल जो है वो बैश फाइल है। आपने अगर बैश फाइल क्रिएट करनी है तो आपको उसके आगे .sh की भी एक्सटेंशन की एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं आप लगा लें, आपके इंटरप्रेटर को समझने में आसानी होगी कि ये sh फाइल है, ये बैश फाइल है। अदरवाइज़ वो वैसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अच्छी बात होती है कि आप उसको sh की एक्सटेंशन दे दें ताकि वो जो है फाइल इजीली अंडरस्टैंड कर सके। टच के साथ आप फाइल बनाएंगे hello.sh के साथ। .sh की एक्सटेंशन के बारे में अभी मैंने डिटेल बताई है, ठीक है। इसके बाद टच के साथ आप जब फाइल बनाएंगे आपके डेस्कटॉप पे वो क्रिएट हो जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल उस फाइल को आप डायरेक्टली वहाँ से भी ओपन करके वहाँ पर उसके अंदर भी स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर यहाँ से भी जा सकते हैं, नैनो से भी जा सकते हैं। लास्ट टाइम जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, नैनो से आप एंटर हो सकते हैं फाइल के अंदर। नहीं तो आप उधर से भी जा सकते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे मर्जी। मैं तो वैसे बता रही हूँ कि स्टूडियो यूज़ करती हूँ, इंटरप्रेटर स्टूडियो को। तो आप विजुअल स्टूडियो जो है ना उसको यूज़ करें फॉर राइटिंग योर स्क्रिप्ट। अच्छा जी, बैश
अच्छा यहाँ पर देखें, hello.sh के नाम से जो मैंने फाइल बनाई थी ना, उसकी मैंने डिटेल यहाँ पर ls-l के साथ जो है ना, -al के साथ आपको उसकी कंप्लीट डिटेल नजर आएगी, और उसके अंदर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। वो आप उस वक्त दोगे जब आपने इस फाइल को रन करना होगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, सबसे पहले ये फाइल ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर इसको मैं पहले ओपन करूंगी इस फाइल को, उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखूंगी, फिर जब उसको रन करने की बारी आएगी ना, वहां पर आप तब आप इसको एग्जीक्यूट की परमिशन चेंज कर दें। अदरवाइज आप अभी भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर हम जाएंगे, जो फाइल है उसको पहले यहाँ से ओपन करेंगे। hello.sh की फाइल है, हेलो वर्ड का सबसे पहला प्रोग्राम है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। हाँ, पहले दुनिया को तो समझना, हेलो है क्या भाई दुनिया। ठीक है, तो ये देखें मैंने साथ साथ अब ये टर्मिनल खोल लिया और साथ ही मैंने ये फाइल भी ओपन की हुई है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम यहाँ पर लिखूंगी यहाँ पर साथ ही आपको उसका एग्जीक्यूशन भी नजर आती जाएगी। हैश, इसके बाद मैंने क्या लगाया था लास्ट लैब में, बैंग लगाया था, नॉट वाला। ठीक है, और इसके बाद स्लैश, वो अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है भला, पाथ देना है। जो मैं कह रही थी ना कि यूजर उसका बैश का पाथ याद कर लें, यूजर बिन कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप याद कर लें। 3 तो वर्ड्स थे ये, देखें विच पाथ से पहले आप विच बैश, ये मेरे पास पाथ आ गया, यही सेम पाथ आपने सबसे पहले ऊपर ऊपर देना है, यूजर बिन बैश। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और स्पेस मिस्टेक ना हो तो ये इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने बैश का वो बता दिया, इसके बाद इको करेंगे। इको में आप लोगों ने हेलो वर्ड लिख लेना है। कंट्रोल एस से आप इस फाइल को सेव करेंगे ताकि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो अच्छे से सेव हो जाए। और टर्मिनल पे रन करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो ./कोड के नाम से, कोड यानी कि जो भी आपने फाइल बनाई है उसका नेम आप लिखेंगे, ./फाइल नेम। अब देखें ये एरर दे रहा है, परमिशन डिनाइड कर रहा है क्योंकि मैंने एग्जीक्यूशन की परमिशन दी ही नहीं फाइल को। अब आप सबसे पहले इस फाइल को एग्जीक्यूशन की परमिशन दें, चेंज करें परमिशन को। इसके लिए आपके पास जो कमांड होती है वो chmod की होती है, आप लोग को पता है। chmod +x के नाम +x करेंगे तो एग्जीक्यूट की परमिशन जो है वो ऐड हो जाएगी उस फाइल के अंदर। तो इस तरीके से आप chmod करके +x और आगे फाइल का नाम आ जाएगा, ये आपकी फाइल की परमिशन दे दी। इसके बाद अब आप यहाँ पर -al करके कंफर्म भी कर लें कि क्या उस फाइल की जो परमिशन है उसमें जाके देख लें कि वो एग्जीक्यूट की परमिशन उसको मिल गई है। हाँ जी मिल गई है, एक्स लिखा हुआ आ गया आखिर में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी फाइल को दोबारा से रन करना है। ./hello.sh, ये देखें मेरे पास रिजल्ट में हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। स्क्रिप्ट रन हो के उसके अंदर जो फाइल थी, उसके अंदर जो कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो गई और उसके बाद मेरे पास रिजल्ट में हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने इसमें प्रोग्राम लिखना है और इधर से इसको रन करना है। बैश की मदद से आप जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोग्राम्स को। ये जो मैं साथ में स्लैश के साथ लिख रही हूँ ना, ये आप लोगों ने रीड करना है। प्रोग्राम में कमेंट ऐड करने के लिए आप हैश का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके आगे जो भी आपने कमेंट लिखना होता है कमेंट आउट हो जाता है। वो आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, वो प्रोग्राम में रन नहीं होता, वो सिर्फ आपको हेल्प करता है आपका जो प्रोग्राम है उसको अंडरस्टैंड करने में। कमेंट्स आपको प्रोग्राम, हाँ जी
कर जो रन होंगे प्रोग्राम रन भी इधर हो रहे हैं, आउटपुट भी आपको इधर ही शो होगा। एक्सटेंशन दी हुई है सिर्फ, ये देखें hello.sh की जो फाइल है ना, फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये देखें, मैंने बैश वेरिएंट लिखा, फिर नीचे मैंने होम लिखा, फिर नीचे मैंने pwd लिखी, ये 3-4 कमांड्स मैंने लिखी डॉलर के साइन के साथ। तो देखें नीचे उसी सीक्वेंस में रन हो गई हैं। पहले ये मेरे पास रिलीज वेरिएंट है बैश का, फिर इसके बाद होम डायरेक्टरी मुझे उसने दे दी, उसके बाद जो आखिरी मेरी कमांड थी pwd की वो भी उसने दे दी जो मैंने इधर लिखी थी। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्या करता है, कोई भी वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा, वेरिएबल पे आपने काफ़ी काम करना है। इक्वल के बाद भी मैंने स्पेस लगाई थी, स्पेस हटानी थी, स्पेस नहीं ऐड करनी। देखें इतनी सी स्पेस का एरर होता है और आपका यहाँ रन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने स्पेस नहीं यूज करनी वेरिएबल के साइन के बाद। इसके बाद आपने इको नेम किया तो वो आपके पास आ गया उसका आंसर, वो देखिए यहाँ पर आखिर में आपके पास हैरी लिखा हुआ आ गया। इसके बाद जो वेरिएबल होता है ना, उसमें आप वैल्यूज नंबर्स नहीं ऐड कर सकते। मतलब आप 10 नेम नहीं लिखोगे, 10 जो है वो उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं लेगा, वो उसको कोई वैल्यू कंसिडर कर रहा होगा, इस वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेरिएबल नेम हमेशा आप लोगों ने नंबर्स के बगैर वाले लेने हैं। ठीक है, कोई कैरेक्टर्स हो आपके वेरिएबल नेम। इसके बाद echo the name of hero is $,